हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में ही। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या जो भी सारा मैटर हमारा इस पॉलिटी से रिलेटेड चल रहा था, उसी क्लास को आज हम पुनः कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम उन तमाम सारे अनुच्छेदों का जिक्र करेंगे जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान के निर्माताओं ने हमारे बड़े ही बेहतरीन तरीके से उसको निर्मित करने का प्रयास किया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक है, जो भी सारे नियम और कानून हमारे भारतीय संविधान के सदस्यों के द्वारा बनाए गए, उन्हीं सारे नियम और कानूनों का जिक्र और वर्णन इस क्लास के माध्यम से हम बड़े ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर भी रहे हैं। और बाकी जो भी हमारे अनुच्छेद बचे हैं या बचे रह जाते हैं वो इन क्लासों के माध्यम से आप तक याद पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और इतने बेहतरीन तरीके से हम उन सारे अनुच्छेदों को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि हमारे माइंड में सारे के सारे जितने भी सारे अनुच्छेद हैं वो हमारे माइंड में आसानी पूर्वक सारा एक ही बार में क्या हो जाए, सेट हो जाए। ठीक है, तो हमारा ये पॉलिटी की क्लास का अध्ययन करने का महज केवल और केवल एक ही उद्देश्य नहीं है कि हम केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ें। हमारा एक दृष्टिकोण यह भी होगा कि हम अपने देश के भारतीय संविधान के संदर्भ में अपनी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता विकसित कर पाए और जो भी सारा मैटर है हम स्वयं में भी जागरूक हो सकें इस भारतीय संविधान से कि जो भी सारे हमारे भारतीय संविधान के निर्माता थे उन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से भारत के संदर्भ में किन किन अनुच्छेदों का या किन नियम और कानूनों का प्रावधान किया है। अब वो चाहे प्रशासनिक दृष्टि से हो या फिर सामाजिक दृष्टि से हो या किसी भी दृष्टिकोण को लेकर के जो भी हमारे संविधान के निर्माता थे उन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से प्रावधान किया है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो फिलहाल में मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि क्लास में बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक में और मेरे साथ में इस भारतीय संविधान का भरपूर आनंद लीजिएगा और देखते चलिएगा कि हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा क्या क्या प्रावधान कर दिया गया इस भारतीय संविधान में। और वो लोग इतने मतलब बुद्धिजीवी थे कि हमारे देश का संविधान बनाने के पश्चात में आज वो इस पृथ्वी लोक से चले गए, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए नियम और कानून आज भी भारत देश के संदर्भ में प्रचलित हैं, जो कि एक भारतीय संविधान के नाम की पुस्तक के संदर्भ में सारे अनुच्छेदों का संकलन बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया है। ठीक है, और जब तक इस पृथ्वी पे ये भारत जैसा देश रहेगा तब तक ये भारतीय संविधान की जो भी हमारी पवित्र पुस्तक है इस भारत देश के संदर्भ में वो हमारी पुस्तक इन्हीं नियम और कानूनों को लेकर के भारत की सारी प्रशासनिक व्यवस्था या भारत के हर एक नागरिक को अनुशासन में रहने की और अनुशासन में रहने के साथ साथ में एक प्रकार से फाउंडेशन या एक लिमिट प्रदान करती है ये हमारी भारतीय संविधान की पुस्तक। ठीक है, तो हम लोगों के प्रति समाज में भी या औरों के प्रति भी हमारे में बीच में क्या रह सके, एक सीमित हम दायरे में रह सकें, तो इन्हीं सीमित दायरों के साथ में इन अनुच्छेदों का प्रावधान भी किया गया। और इन अनुच्छेदों का प्रावधान इसी कारणवश किया गया कि कोई भी भारतीय या कोई भी भारत देश का नागरिक अपने नियम और कानूनों का उल्लंघन ना करे। यदि कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है या असंवैधानिक कृत्य करता है तो उसके लिए फिर बड़े ही बेहतरीन तरीके से क्या किया गया है, दंड का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है,
तो समझते चलेंगे हम लोग सारी चीजों को और अपनी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता भी विकसित करेंगे इस संविधान के संदर्भ में। और अगर अपनी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता विकसित हो गई इस संविधान के संदर्भ में, तो मैं ये गारंटीड बोल सकता हूं कि पॉलिटी में हमारी कमांड बेहतरीन होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को हम। मुझसे एक बार पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा एंड उसके बाद आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। क्लास अगर आपको नहीं मिल पा रही है, ढूंढने में असहजता महसूस हो रही है, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहां पे लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, तो वहां पे आप इससे पहले वाली क्लास का लिंक देख पाएंगे या उस क्लास का आप भरपूर आनंद ले पाएंगे। ठीक है, देखते हैं, आनंद लीजिएगा मेरे साथ में क्लास का भी और भारतीय संविधान का भी। तो इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने जिक्र किया था, या मैं जो जिक्र कर रहा था वो भाग 5 का जिक्र कर रहा था, जिसमें भाग 5 के संदर्भ में जो भी हमारे संविधान सभा के निर्माता थे उन्होंने संघ की चर्चा की है, अर्थात केंद्र के बारे में बात की है भाग 5 के अंतर्गत। और इस केंद्र में केंद्र की कार्यपालिका से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, केंद्र की कार्यपालिका से रिलेटेड हमारे जो भी सारे अनुच्छेद देखने के लिए मिलते हैं भारतीय संविधान में, वो भाग 5 के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाते हैं। और इनमें हम लोगों ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से तमाम सारे अनुच्छेदों का जो भी प्रावधान था उनको अध्ययन किया बड़े ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, इसी के संदर्भ में यार ये जो भी सारी मैं पॉलिटी की क्लास ले रहा हूं ये अनुच्छेदों के अनुसार ले रहा हूं। ठीक है, तो अनुच्छेद वाइज हम लोग देखते जाएंगे तो हमारा संविधान भी क्लियर होगा। और पॉलिटी के दृष्टिकोण से अगर पढ़ना चाहेंगे तो पॉलिटी से भी है ये पॉलिटी ही, लेकिन पॉलिटी में बेसिकली उस नाम का हमारा चैप्टर एक प्रॉपरली दिया जाता है और उसी चैप्टर से रिलेटेड सारी चीजें दी जाती हैं। लेकिन संविधान में क्रम वाइज ना दे करके इधर उधर अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है। जैसे जैसे अनुच्छेद आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यार उन तमाम सारी चीजों का जिक्र मिलेगा जो कि पॉलिटी के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो आप दोनों तथ्यों को समझते हुए चलेंगे, पॉलिटी में क्या है और संविधान में क्या है। संविधान में पकड़ बनी तो पॉलिटी अपने आप हमारे कमांड में आ जानी है। ठीक है, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था, कहां तक अध्ययन किया था, अध्ययन किया था 88 आर्टिकल तक, यानी अनुच्छेद 88 तक के जो भी हमारे प्रावधान हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत, उन तमाम प्रावधानों का जिक्र हम कर चुके हैं। आज जो इस क्लास के माध्यम से हम जिक्र करने वाले हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत या इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत, वो हम अपनी बातों को आपके समक्ष रखने वाले हैं अनुच्छेद 89 से। ठीक है, इसको देखेंगे और अनुच्छेद 89 से लेकर के मेरे हिसाब से अनुच्छेद 89 से 100 तक या 111 तक क्या दिया गया है, वो दिया गया है एक प्रकार से बोले 98 तक फिलहाल में दिया गया है संसद के अधिकारियों के संदर्भ में। ठीक है, देखते हैं इसको, संसद के अधिकारियों के संदर्भ में ये हमारे प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक प्रकार से मैं आज की क्लास को नाम देना चाहूंगा संसद के अधिकारी, संसद के अधिकारी। ठीक है, अगर इस नाम का चैप्टर आपको ये पॉलिटी में अगर इस चैप्टर को आप ढूंढना चाहोगे तो ये इस नाम से नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा किस नाम से, ये मिलेगा अभी जो हम अनुच्छेदों का प्रावधान यहाँ पे देखने वाले हैं, ये इस नाम से चैप्टर हमारा पॉलिटी के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, और मेरी पॉलिटी से रिलेटेड जितनी भी सारी क्लासें आएंगी, मैं जितनी भी सारी क्लासें लूंगा पॉलिटी के अंतर्गत वो संविधान से रिलेटेड ही लूंगा। पॉलिटी से रिलेटेड क्लास मैं अब लेने वाला नहीं हूं। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी भी वही है और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी वही है। ठीक है,
तो मैं इसी को केवल अध्ययन करवाऊंगा, बाकी है वही सारी चीजें। इसके संदर्भ में देखते हैं हम अनुच्छेद 89 में क्या प्रावधान किया है हमारे संविधान के निर्माताओं ने। तो इसमें बड़े ही बेहतरीन तरीके से एक प्रावधान ये किया गया है कि हमारी जो भी संसद होगी, संसद में हमारे 2 सदन होते हैं, हम ये जानते हैं। देखना, मेरी बातों को पकड़ना, सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर होंगी, ठीक है। ये हुआ हमारा क्या, संसद। क्या हुआ, संसद। इसमें एक तरफ बात करते हैं राज्यसभा की, राज्यसभा, एंड दूसरी बात करते हैं लोकसभा की, दूसरी बात करते हैं लोकसभा की, ठीक है। तो यहां पे जो जिक्र मिलता है 89 में, वो राज्यसभा का जिक्र मिलता है, अर्थात राज्यसभा के अधिकारियों के संदर्भ में। पहली बात, संसद के अधिकारी कौन, इसको समझते हैं, उसके बाद आर्टिकल देखते हैं। संसद के अधिकारियों में हम लोग बात करेंगे बेसिकली 3 लोगों की। किसकी, संसद में पहली बात एक लोकसभा होती है, दूसरा राज्यसभा होती है, और इस लोकसभा को हैंडल करने देखते हैं, इसी में लोकसभा को हैंडल करने के लिए एक हमारा अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, जो कि इस पूरे सदन को क्या करता है, हैंडल करता है, ठीक है। जस्ट उसी प्रकार से इसी संसद में एक हाउस होता है राज्यसभा का, और इसमें भी हमारा एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है, जो कि इस पूरे राज्यसभा वाले सदन को क्या करता है, हैंडल करता है। इन दोनों को छोड़ करके और कोई अन्य व्यक्ति नहीं होता है संसद के अंतर्गत, जो कि यहाँ के जो भी सारा सिस्टम है उसकी देख रेख हमारा करता है। लेकिन एक हम और पढ़ेंगे, उसको हम महासचिव के नाम से जानते हैं, जो कि ये संसद होती है, संसद का एक सचिवालय होता है। अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे होंगे तो और अच्छी बात है। यहां पे हम उसका जिक्र करेंगे बेहतरीन तरीके से, जो कि आगे अनुच्छेद आएगा आर्टिकल 98, तो वहां पे हम बेहतरीन तरीके से उनका अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 98 में, जो कि सचिवालय की बात करता है, यहाँ पे केवल और केवल हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। क्या बात करते हैं, संसद के अधिकारियों में 3 लोगों का जिक्र हम करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष की, अर्थात लोकसभा में जो सारी चीजों को हैंडल करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष हैंडल करता है, ठीक है। एंड इसी में दूसरा आता है राज्यसभा। क्या आता है, राज्यसभा, और राज्यसभा की सारी कार्यवाही को कौन हैंडल करता है, राज्यसभा का सभापति, ठीक है। और तीसरी बात करेंगे हम किसकी, तीसरी बात करेंगे महासचिव की। महासचिव की बात करते हैं, जिसको सेक्रेटरीट बोलते हैं या सेक्रेटरी के तौर पे भी जाना जाता है। लोग यार, हम लोग जो भी सारे डीएम वगैरह होते हैं, ये डीएम एक छोटा पद होता है, ठीक है। तो ये डीएम के बाद में हमारे जो भी सारे इनका प्रमोशन वगैरह होता है, तो ये सारे सचिव वगैरह ही बनते हैं, सचिव, महासचिव। ये अपने अलग अलग विभाग के अलग अलग सचिव हमारे होते हैं, ठीक है। फिलहाल में इसकी चर्चा या इसका जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 98 में किया गया है, बड़े ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे कौन होते हैं, ये संसद के अधिकारी होते हैं। इन्हीं के संदर्भ में बेसिकली आज इस क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। और इसी में अध्यक्ष के संदर्भ में या इनके पश्चात में एक उपाध्यक्ष होता है, एक उपसभापति होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है। अब देखते हैं इसमें अनुच्छेद 89 कि ये क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान के अंतर्गत में, ठीक है। तो अनुच्छेद 89 ये प्रावधान करता है क्या, कि जो भी हमारा राज्यसभा होगा, राज्यसभा के सारी चीजें पकड़ते हुए चलना, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति, या एक प्रकार से हम एक अधिकारी और उप सभापति भी बोल देते हैं, उप सभापति
का प्रावधान देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, बेसिकली ये हमारा जब सभापति जी नहीं होंगे तो ये उपसभापति का पद होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के संदर्भ में जो प्रावधान देखने के लिए मिलता है वो 89 में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक आर्टिकल हम लोगों ने राष्ट्रपति जी के संदर्भ में पढ़ा था, अनुच्छेद 64, जिसमें ये बात की गई थी कि राष्ट्रपति महोदय सभापति के रूप में कार्य करेंगे। तो वो आर्टिकल दूसरा है और ये आर्टिकल दूसरा है, दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। ठीक है, देखते हैं इसी के संदर्भ में कि थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं कि सभापति कौन होते हैं, उपसभापति कौन होते हैं। ठीक है, तो ये जो सभापति होते हैं ये हम जानते हैं कि ये हमारे कौन होते हैं, ये उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, अर्थात ये राज्यसभा के सदन के सदस्य नहीं होते, ये बाहर का सदस्य होता है, ये उस सदन का सदस्य नहीं होता है, जिस कारण वह सभापति महोदय को अगर किसी भी प्रकार की वोटिंग होती है राज्यसभा में तो सभापति महोदय को ये अधिकार नहीं है कि ये उस वोटिंग में भाग ले सकें। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ये बाहर से चुन करके आते हैं। लेकिन हाँ, इनको एक अधिकार ये दिया गया है कि अगर पक्ष और विपक्ष राज्यसभा में किसी भी प्रकार की या किसी भी विधेयक पर वोटिंग होती है तो पक्ष और विपक्ष में यदि बराबर मत हो जाता है तो इस संदर्भ में जो भी हमारे राज्यसभा के सभापति महोदय हैं ये अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। निर्णायक मत से तात्पर्य यही है कि ये जिसकी भी तरफ अपना वोट डाल देंगे वो विधेयक या वो मत हमारा पारित हो जाता है। ठीक है, तो इनके संदर्भ में देख लेते हैं कुछ 2-3 पॉइंट या इनकी जो विशेषताएं हैं इन देख लेते हैं। विशेषताएं किसके संदर्भ में? सभापति महोदय के संदर्भ में जो भी विशेषताएं हैं या इनका जो शक्तियां हैं, शक्तियां भी लिख लेना। यहाँ पे हम दोनों चर्चाएं कर देंगे, इनकी विशेषताओं के संदर्भ में और इनकी शक्तियों के संदर्भ में। तो एक प्रकार से क्या बोले, सभापति महोदय, सभापति महोदय ये कौन होते हैं? ये उपराष्ट्रपति होते हैं, ये उपराष्ट्रपति होते हैं और ये बाहर के सदस्य होते हैं, इस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, इसी के संदर्भ में ये अपना निर्णायक मत दे सकते हैं, निर्णायक मत देते हैं, इसके पश्चात में और किसी भी प्रकार का मत नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और इसी के पश्चात में ये इस विभाग के यानी ये अपने विभाग के, विभाग से तात्पर्य यही है अपने हाउस अर्थात राज्यसभा के पदेन होते हैं, पदेन होते हैं। पदेन से तात्पर्य यही है कि सर्वे सर्वा होते हैं, सबसे हेड होते हैं, चीफ होते हैं। ठीक है, और इसी के पश्चात में और अगर बात करें तो ये जो सभापति महोदय होते हैं ये इनको काफी सारी शक्तियां दी गई हैं। इसमें यार 245 सदस्य हमारे जो होते हैं, ये 245 सदस्यों में एक हमारा उप सभापति भी चुना जाता है, उप सभापति भी चुना जाता है इन्हीं 245 सदस्यों में। जब कभी कभार कुछ ऐसी स्थिति हमारी आ जाती है राज्यसभा के अंतर्गत में कि हमारे सभापति महोदय नहीं होते हैं, किसी भी कारणवश वो कहीं पे चले गए या राष्ट्रपति महोदय हमारे नहीं है तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति पद को संभालने के लिए पहुंचते हैं तो सभापति का पद तो खाली हो जाएगा। तो इस संदर्भ में एक उप सभापति की आवश्यकता होगी जो कि उस सदन के सदस्यों के द्वारा एक हमारा नाम चयनित किया जाएगा जो कि उप सभापति के रूप में कार्यभार संभालेगा जब तक कि सभापति महोदय हमारे नहीं आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है, याद करके रखना है उप सभापति के संदर्भ में। और जो सबसे सीनियर व्यक्ति होगा इन 245 सदस्यों में, जिसको सदन का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, काफी समय से संसद का सदस्य रहा होगा, अब वो चाहे सांसद के रूप में हो या किसी मंत्री के रूप में हो,
अगर उसके पास ज्यादा से ज्यादा जिस सदस्य के पास में एक्सपीरियंस होगा वही फिर उप सभापति के रूप में चुना जाएगा। ठीक है, इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि सभापति महोदय और उप सभापति महोदय दोनों हमारे नहीं होते हैं, तो इस संदर्भ में जो हमारे बाकी बचे सदस्य हैं वो फिर 4-5 लोगों के नाम हमारे चयनित करके, जो कि हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जिनको काफी सारा अनुभव होता है, ठीक है, या जो कि वृद्ध टाइप में भी बोल सकते हैं, जिनकी एज ज्यादा हो गई, अनुभवी लोग, उस तरीके के लोगों का नाम चयनित करके राष्ट्रपति महोदय के पास में 4-5 लोगों का नाम भेज दिया जाता है लिस्टिंग करके, और फिर राष्ट्रपति महोदय अपने अनुसार में ये देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति हमारा ज्यादा अनुभवी है, जो कि इन उप सभापति या सभापति के संदर्भ में ना होने के संदर्भ में उस सदन की कार्यवाही को संभाल सकता है। ठीक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग बड़े ही बेहतरीन तरीके से राष्ट्रपति महोदय चयनित कर देते हैं एक व्यक्ति को। ठीक है, तो इस संदर्भ में अगर वो व्यक्ति नहीं होगा तो कोई दूसरा बनेगा, और तब तक के लिए बनेगा वो एक टेम्परेरी पद संभालने के लिए बनेगा हमारा। ठीक है, जिसको एक प्रकार से प्रोटेम भी बोल सकते हैं, प्रोटेम चेयरमैन भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोटेम चेयरमैन का मतलब है एक प्रकार से बोले तो अस्थायी सभापति बोल सकते हैं या उप सभापति बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो कि सभापति और उप सभापति जी के संदर्भ में हैं। एक फैक्ट और याद रखिएगा ये सभापति जी से संदर्भ में, कि यदि इसमें क्या होता है कि एक हमारा राज्यसभा में एक हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि कभी कभार कोई मत अगर पारित होना होता है तो क्या होता है कि संसद में गण पूर्ति नहीं होती है। गण पूर्ति से तात्पर्य यह है कि कोरम की व्यवस्था वो भी हमारे सभापति के द्वारा ही की जाती है। अगर संसद के राज्यसभा के सदन में कोरम हमारा कंप्लीट नहीं है, कोरम अर्थात गण पूर्ति, ये अगर सदन में नहीं है तो सभापति महोदय को ये हमारा शक्ति प्रदान है कि वो उस सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकते हैं। और गण पूर्ति हमारा 1/10 होता है। 1/10 से तात्पर्य यही है 10%, और 245 सदस्यों का 10% हमारा कितना होगा, तो ये हो जाएगा आई थिंक 25 सदस्य। कितना, 25 सदस्य। मेरे कहने से तात्पर्य यही है कि मानते हैं कि राज्यसभा में कोई भी हमारा विधेयक यहाँ पे पारित करना है या कोई भी बैठक हमको करनी है, और उस बैठक में यदि राज्यसभा में 245 तो कम से कम अगर 25 सदस्य नहीं उपस्थित हैं, अर्थात 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं है उस सदन में, तो उस सदन की कार्यवाही को सभापति महोदय क्या कर देंगे, स्थगित कर देंगे, भले ही वो विधेयक लोकसभा से हमारा पारित होकर के क्यों ना आ गया हो। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है गण पूर्ति के संदर्भ में। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है। अब इनको हम विशेषताओं के संदर्भ में भी याद रख सकते हैं और शक्तियों के संदर्भ में भी याद रख सकते हैं आसानी पूर्वक। ठीक है, और इसी के संदर्भ में और चीजें याद रखना कि सभापति महोदय अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, सभापति महोदय एक उपराष्ट्रपति होते हैं, इसी कारणवश ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देंगे। अगर ये उपराष्ट्रपति ना होते तो सभापति उपसभापति को अपना त्याग पत्र देते, और उपसभापति तो देते ही हैं सभापति को। ठीक है, तो इसको हमने याद रखना है कि सभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। क्यों, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और उपसभापति ये अपना त्याग पत्र सभापति महोदय को दे देते हैं। ठीक है, तो इतनी भी सारी चीजें हमको क्या करनी है, याद करके रखनी है और माइंड में सेट करके रखनी है आसानी पूर्वक। ठीक है, ये जितनी भी सारी चीजें मैं बता चुका हूं, आर्टिकल 89 में केवल और केवल प्रावधान है राज्यसभा के सभापति का प्रावधान किया गया है। बाकी ये जो सारी चीजें मैंने बताई
ये मैं अलग से आर्टिकल के रूप में मैंने इस कारणवश नहीं बताया, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। एक में सारी चीजें मैंने इसी कारणवश बताई कि इनसे रिलेट करके हम सारी चीजों का अध्ययन कर लेंगे। बाकी 89 के पश्चात में देख लीजिएगा 90, 91, 92 जो भी सारे आर्टिकल हैं, ये यही सारी बातें हमारी क्या कर रहे हैं, प्रावधानित करते हैं। इन्हीं सारी बातों का प्रावधान एक अलग प्रॉपरली अनुच्छेद के माध्यम से दे दिया गया है। ठीक है, तो इसी कारणवश मैंने उन सारी चीजों का प्रॉपरली अनुच्छेद के माध्यम से जिक्र ना करते हुए एक में ही सारी चीजों को हैंडल कर दिया। ठीक है, बाकी इसी के पश्चात में अब जो हम बात करेंगे वो 93 के संदर्भ में बात करेंगे, जो कि मैं बोल चुका हूं कि 92 तक के प्रावधान हम लोगों ने देख लिए हैं, जो कि ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, पदेन होते हैं सारी चीजें, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 93 की कि ये क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान के अंतर्गत। और इसमें भी ये 93 के पश्चात में 93, 94, 95, 96, 97 तक के प्रावधान मैं इसी एक में बताने का प्रयास करूंगा। जैसे हम लोगों ने इसका अध्ययन किया, जस्ट ये हमारा 93 वाला जो प्रावधान है ये लोकसभा के संदर्भ में है। ठीक है, ये राज्यसभा के संदर्भ में, वो हमारा ये 93 लोकसभा के संदर्भ में। फर्क केवल इतना होगा कि थोड़ी सी चीजें हमारी डिफरेंट होंगी, बाकी सारा का सारा मैटर हमारा सेम होगा। जो राज्यसभा का मैटर वही लोकसभा का मैटर। ठीक है, देखते हैं इसी में अनुच्छेद 93 कि ये क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ये क्या प्रावधान करता है अनुच्छेद 93, ये प्रावधान करता है लोकसभा के, किसके, लोकसभा के हमारे अध्यक्ष का प्रावधान करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान करता है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, याद रखना है। यहां पे बात की गई थी राज्यसभा के सभापति की, और यहां पे बात की जा रही है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान किया गया हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोगों ने बात की राज्यसभा की और ये इसमें लोकसभा की, तो लोकसभा में हमारा एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, जिसका प्रावधान हमारा आर्टिकल 93 में किया गया है बड़े ही बेहतरीन तरीके से, जो कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने कर दिया है। ठीक है, और इसी में हम लोग देखते हैं, इनके भी हम कुछ विशेषताएं देखते हैं और इनकी भी कुछ शक्तियां देखते हैं। लेकिन उसके पहले हम अध्यक्ष महोदय के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, और उपाध्यक्ष महोदय के बारे में जान लेते हैं कि इनकी आवश्यकता आखिर संसद में क्यों पड़ी, लोकसभा में। तो इनकी आवश्यकता इस कारणवश पड़ी लोकसभा में कि एक प्रकार से जो भी सारा संसद की कार्यवाही हमारी चलेगी वो इन्हीं दोनों हमारे अधिकारियों के नेतृत्व में संसद की सारी कार्यवाही हमारी संचालित की जाएगी। जैसे अध्यक्ष महोदय हमारा ये बोलेंगे, जो भी हमारे मंत्रीगण होंगे उनसे सवाल जवाब किया जाएगा, तो अध्यक्ष महोदय उनको परमिशन देंगे कि माननीय महोदय या माननीय मंत्रीगण आप खड़े हो जाइए, ये माननीय मंत्री के सवालों का जवाब दीजिए। उनको फिर जब उनका क्वेश्चन कंप्लीट होगा दूसरे मंत्री को उठाएंगे, माननीय सदस्य आप बैठ जाइए, माननीय सदस्य आप खड़े होइए, ये माननीय विपक्ष के जो मंत्री हैं इनके सवालों का जवाब दीजिए। तो इस तरीके के जो भी सारे कार्य होते हैं वो हमारे अध्यक्ष महोदय को होते हैं, और जिस समय अध्यक्ष महोदय नहीं होते हैं फिर उस परिस्थिति में पूरा का पूरा संसद या जो कि पूरी की पूरी लोकसभा की कार्यवाही होती है वो उपाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में संचालित होने लगती है। इनका भी बेसिकली वही कार्य होता है। और इसमें याद रखिएगा ये हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, इनके संदर्भ में याद रखिएगा या इनकी विशेषताओं के संदर्भ में विशेषताएं एवं इनको हम शक्ति के तौर पे जैसे भी आपको
याद रखने में आसानी या सहजता महसूस हो, तो जिस भी प्रकार से आप याद रख पाते हैं उस संदर्भ में आप याद रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसी में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में। सबसे पहले तो ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं ये हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें 545 सदस्य, इसमें 245 सदस्य। इन्हीं 545 सदस्यों में से यही जो सदस्य होते हैं इन्हीं के द्वारा चुना जाता है हमारा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, जो कि मोस्ट एक्सपीरियंस होते हैं। और जो लोकसभा के हमारे सदस्य होते हैं उन्हीं सदस्यों के द्वारा, इन्हीं 545 सदस्यों के द्वारा एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है और एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है बड़े ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो इन्हीं 545 सदस्यों में से होंगे। और ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं ये अपने विभाग के कौन होते हैं? अपने विभाग के पदेन होते हैं। पदेन अर्थात सर्वे सर्वा होते हैं। अपने सदन का जो भी सारे कार्य होगी, संसद में जो भी सारी कार्यवाही होगी वो इन्हीं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय के संदर्भ में या इन्हीं के नेतृत्व में संचालित की जाएगी। ठीक है, और बाई चांस ये जो अध्यक्ष होते हैं और ये जो उपाध्यक्ष होते हैं इनको भी आप दोनों में से कंपैरिजन करते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों सेम है। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय ये अपने विभाग के पदेन होते हैं। एंड इसी के संदर्भ में ये जो अध्यक्ष होते हैं और जो उपाध्यक्ष होते हैं, कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर तभी तक रह सकता है जब तक कि वह उस सदन का सदस्य है। अगर उसने अपने उस सदन की सदस्यता को रिक्त किया तो अपने आप स्वयं में ही वो अध्यक्ष पद से क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। अर्थात जब तक वह संसद का सांसद है वह व्यक्ति जो कि अध्यक्ष है, ठीक है, अगर उसने सांसद पद से इस्तीफा दिया तो वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद से भी क्या हो जाएगा? अपने आप में रिक्त हो जाएगा। इसको है हमने याद रखना है। इसके पश्चात में संसद की लोकसभा की सारी जो कार्यवाही होती है, यानी लोकसभा में नियंत्रण, लोकसभा का नियंत्रण कौन करता है? तो वो हमारे करते हैं अध्यक्ष महोदय। और जब ये अध्यक्ष नहीं होते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय जी के द्वारा ये लोकसभा का नियंत्रण या इसकी जो कंट्रोलिंग है वो की जाती है। कंट्रोलिंग किस प्रकार की कि कभी कभार बाई चांस सारा मैटर यही ना हैंडल करते हैं। अभी जैसे मैंने बोला कि ये सारी चीजों को हैंडल करते हैं जब मंत्रीगण शोर मचाने लगते हैं, बहसबाजी वगैरह होती है, तो यही सारी चीजों को हैंडल करते हैं। माननीय सदस्य बहस मत कीजिए या आप इस तरीके मत बोलिए, आप शब्दों का प्रयोग मत कीजिए या जो भी सारे मंत्री हैं उनका जवाब दीजिए। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि इनके द्वारा हैंडल किए जाते हैं। ठीक है, और इसी के पश्चात में एक हमारा धन विधेयक होता है। धन विधेयक, इसकी चर्चा आर्टिकल 109 और 1110 में है, तो वहां पे हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन विधेयक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये अध्यक्षता भी हमारे यही करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसमें एक बात और याद रखिएगा कि इन दोनों सदनों में ज्यादा जो पावरफुल सदन है वो लोकसभा है, और जब लोकसभा पावरफुल है तो यहाँ का अध्यक्ष भी क्या होगा? ज्यादा पावरफुल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनता के द्वारा सदस्य हमारे चुन करके आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग के माध्यम से यहाँ पे सदस्य चुन करके आते हैं। ठीक है, एक इस कारणवश पावरफुल हो जाता है, और दूसरा इस कारणवश पावरफुल होता है कि यहाँ के सदस्यों से ज्यादा सदस्य लोकसभा में हमारे बैठते हैं। इस कारणवश संख्या की दृष्टिकोण से भी लोकसभा हमारी पावरफुल हो जाती है। इसी कारणवश हमारे सभापति से ज्यादा पावरफुल हमारे अध्यक्ष महोदय होते हैं, जिनको हम स्पीकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। और इसको धन विधेयक की अध्यक्षता, और इसी के पश्चात में यदि कोई भी हमारा संसद का जो भी हमारा सदस्य है वो अगर विदेश की यात्रा करने जाता है
तो उसको अध्यक्ष महोदय से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कोई भी संसद का सदस्य यदि विदेश यात्रा करता है तो भी इनसे परमिशन लेकर के करेगा। ये अधिकार भी हमारा अध्यक्ष महोदय को ही है। और यदि विदेश यात्रा करता है तो वो संसद में उपस्थित नहीं रहेगा, और यदि किसी भी कारणवश संसद का कोई भी व्यक्ति हमारा अगर 60 दिन तक बिना बताए उपस्थित नहीं होता है तो फिर अध्यक्ष महोदय, या लोकसभा में होगा तो अध्यक्ष महोदय, राज्यसभा में होगा तो सभापति महोदय उसकी अपनी सदस्यता को रिक्त कर सकते हैं, उसको हमेशा के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना, दोनों की सारी बातों को याद रखना। ठीक है, इसी के पश्चात में धन विधेयक हो गया, संसद का सदस्य, लोकसभा, और ये भी अपना निर्णायक मत देते हैं और किसी भी प्रकार का मत देने का अधिकार इनको नहीं होता, केवल और केवल निर्णायक मत देते हैं। और संसद की जो भी हमारी समिति होती है, संसद की समिति बनाने का अधिकार हमारे लोकसभा अध्यक्ष को ही होता है। और इसी के पश्चात में संसद का जो हमारा सचिवालय होता है, संसद का जो सचिवालय होता है वो किसके अंडर में होता है, वो भी अध्यक्ष महोदय के ही कंट्रोल में होता है या अध्यक्ष महोदय के अंडर में होता है। इतनी भी सारी चीजें हमको क्या करनी है, याद रखनी है। एंड यार अगर और भी तमाम सारी चीजें हैं और बात करना चाहें तो कभी कभार ये इतनी सारी चीजें पहले याद रखिएगा, इनकी शक्ति और विशेषताओं के संदर्भ में। ठीक है, बाकी और भी कई सारी शक्तियां हमारी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल में इतनी पर्याप्त है। बाकी और भी सारी चीजें देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं होंगे तो इनका कार्यभार कौन संभालेगा, उपाध्यक्ष। और यदि बाई चांस किसी भी परिस्थिति में दोनों नहीं होते हैं तो फिर क्या होगा, तो यदि दोनों नहीं हैं तो इस संदर्भ में भी राष्ट्रपति महोदय को ये 545 सदस्यों में जो भी हमारे अनुभवी लोग होंगे उनको फिर ये 545 सदस्यों में से कुछ लोग नाम चयनित करके राष्ट्रपति महोदय के पास में भेजेंगे, 4-5 लोगों के नाम, और राष्ट्रपति महोदय उसमें से एक को हमारा घोषित कर देगा सभापति और एक को उपसभापति। ठीक है, कुछ समय के लिए, जब तक ये लोग नहीं आते हैं तब तक के लिए, कि आप एक प्रकार से टेम्परेरी सभापति होंगे और आप एक टेम्परेरी उपसभापति होंगे। ठीक है, जो कि संसद की कार्यवाही को आप लोग देखेंगे या आपकी देखरेख में संसद की कार्यवाही हमारी चलेगी। ठीक है, तो इस संदर्भ में वो सारा सिस्टम हो जाता है। और कभी कभार यदि जिनको सेट किया गया वो भी नहीं होते हैं तो फिर कुछ अन्य व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, यानी कुछ समय के लिए उनको स्थापित करते हैं, जिसको हम लोग प्रोटेम स्पीकर के नाम से जानते हैं। प्रोटेम स्पीकर, या एक प्रकार से बोले तो अस्थायी अध्यक्ष बोल सकते हैं, अस्थायी अध्यक्ष। ये कुछ समय के लिए फिर संसद की कार्यवाही को देखते हैं। ये अस्थायी सदस्य कौन होते हैं, ये अस्थायी सदस्य या प्रोटेम स्पीकर, ये कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए बनाए जाते हैं, जो कि अनुभवी होते हैं। मैंने पहले ही बोला कि काफी सारा एक्सपीरियंस इनके पास में होता है सदन का, जो कि 10 साल 20 साल 25 साल तक संसद में साल से संसद में सदस्य रह चुका हो। अब वो सांसद के तौर पे भी हो सकता है, वो मंत्री के तौर पे भी हो सकता है, और वहां पे बेसिकली कोई कार्य होता नहीं है। इनको एक्सपीरियंस इसी चीज का होता है कि संसद में क्या चीजें हो रही हैं, इनको सारी चीजें वहां पे बैठते बैठते अनुभव हो गया है कि अगर अध्यक्ष होते या उपाध्यक्ष होते तो वो संसद की कार्यवाही को किस प्रकार से संचालित करते हैं। ये सारी चीजें मैं अर्थात अस्थायी सदस्य जो बनेगा वो देखते देखते सारी चीजों को सीख गया है और अनुभव कर चुका है। इसी कारणवश अनुभवी लोगों को ही यहाँ के सदस्य राष्ट्रपति महोदय के पास लिस्टिंग करते हैं,
और राष्ट्रपति महोदय फिर उनको क्या करते हैं, अस्थायी अर्थात प्रोटेम स्पीकर के रूप में उसको स्थापित करते हैं। और इस अस्थायी अध्यक्ष को जो शपथ दिलाते हैं, इस अध्यक्ष पद की भले ही थोड़े ही दिन के लिए बनते हैं, लेकिन ये फिर शपथ दिलाते हैं कौन, राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय इनको क्या करते हैं, इनके पद की शपथ दिलाते हैं कि आप जब तक ये लोग नहीं हैं तब तक आप सदन की कार्यवाही को क्या करेंगे, संचालित करेंगे। ठीक है, तो इनको शपथ दिलाने के पश्चात में ये जब इस पद पे आ जाते हैं और संसद में जब जाते हैं अध्यक्ष पद के रूप में कार्य करने, तो ये अपने अनुसार फिर संसद के कार्यवाही को संचालित करते हैं, अर्थात छोटा मोटा कार्य ये ज्यादा देखते हैं। जैसे ये संसद के सदस्यों को बताएंगे, माननीय आप शोर मत कीजिए या आप वहां पे मत बैठिए, वो सीट फिक्स है, रिजर्व है। और वैसे भी संसद में सबकी सीट रिजर्व होती है, ऐसा नहीं है कि आज आगे वाला मंत्री नहीं आया, आगे वाला सांसद नहीं आया तो उसकी सीट पे बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। सीट सबकी रिजर्व होती है वहां पे। ठीक है, जो व्यक्ति जहां पे बैठेगा उसी के नाम से सीट वहां पे रिजर्व होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो छोटा मोटा कार्य करते हैं। यदि कोई सांसद अनुशासनहीनता करता है तो उसके संदर्भ में उसको सदन से बाहर करते हैं, उसको दंडित करते हैं और उनको बताते भी हैं कि शोरगुल मत कीजिए, या आपके लिए नाश्ता वगैरह आ गया, नाश्ता वगैरह कर लीजिए, या आप यहाँ पे गुटखा वगैरह मत खाइए, खैनी वगैरह मत खाइए, ये संसद का सदन है, गुटखा वगैरह खाना है तो बाहर जाइए, पान वगैरह खाना है बाहर जाइए, यहाँ पे गुटखा खैनी कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, अनुशासन बना करके रखिए। जो भी सारा कार्य है, इस प्रकार का सारा कार्य प्रोटेम स्पीकर हमारे क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। ठीक है, और फाइनली जब ये जाते हैं पहली बार, तो ये भी सदस्यों को क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं, एज आ सदस्यता दिलाते हैं ये अपने अनुसार। तो ये सदस्यता दिलाते हैं पूरे 545 सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। और बाद में जब हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमारे आ जाते हैं, या इन व्यक्तियों के द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हमारा चुन लिया जाता है, तो फिर उनको शपथ दिलाने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो शपथ पहले ही ग्रहण कर चुके हैं एज अ सदस्य, इन्होंने शपथ दिला दी, इसी कारणवश वो दोबारा इस अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमको क्या करनी है, याद रखनी है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्य क्या होता है, और बेसिकली इसमें ये भी याद रखना कि इसमें भी गणपूर्ति कोरम वगैरह होता है। ठीक है, गणपूर्ति अर्थात कोरम जो होगा वो 545 का 1/10 निकालें तो 55 सदस्य। अगर संसद में, लोकसभा में किसी भी विधेयक पर बैठक चलनी है और यदि 55 सदस्य शामिल नहीं है, इससे कम है, तो फिर संसद की कार्यवाही को स्थगित कर देंगे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष महोदय। ठीक है, इसको भी हमने याद रखना है, गणपूर्ति वाला सिस्टम भी याद रखना है। इसके पश्चात में, गणपूर्ति के पश्चात में और भी तमाम सारी चीजें हैं, और भी इसमें हम लोग देख सकते हैं। ये गणपूर्ति के संदर्भ में याद रखिएगा। और गणपूर्ति के साथ में एक बात यहाँ पे ये याद रखेंगे कि यहाँ पे लोकसभा में जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी उसी का अध्यक्ष और उसी का उपाध्यक्ष होगा। अर्थात कहने से तात्पर्य यही है कि वर्तमान में जिसकी सरकार होगी, वर्तमान में जिसकी भी सरकार होगी लोकसभा में, यार वैसे भी भारत देश के अंतर्गत लोकसभा से ही सरकार बनती है। ठीक है, तो वर्तमान में जिसकी सरकार होगी लोकसभा में उसी का अध्यक्ष होगा, उसी का अध्यक्ष होगा और उसी का उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, ये बात हमने याद रखनी है। और बेसिकली लोकसभा में सरकार बनाने के लिए 273 हमारा बहुमत होना चाहिए, या 273 सीटें हमको आवश्यक है। ये हमारा बहुमत एक प्रकार से बहुमत दल वाली बात हो गई कि अगर 273 से कम सीटें हैं तो आपका बहुमत नहीं है, इस कारणवश आपकी सरकार नहीं बनेगी। 273 से प्लस सीटें किसी के भी पास हैं या 273 सीटें किसी भी पार्टी के पास में है,
तो उसकी सरकार भारत देश के अंतर्गत में बन जाएगी और उसी पार्टी के सरकार के अनुसार ही वहां के सदस्यों का अध्यक्ष होगा और वहीं के सदस्यों का उपाध्यक्ष होगा। ये बात भले बोल दी गई, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये किसी भी प्रकार का हमारे एक प्रकार से बोले तो पक्षपात नहीं करता है, क्योंकि लोकसभा में अगर वोटिंग वगैरह होगी या कुछ भी अन्य कार्य होगा तो ऐसा नहीं है कि इनकी सरकार से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया है तो इनकी सरकार की तरफ से पक्षपात करेगा, वोटिंग वगैरह होगी तो इन्हीं को वोट टाइप में डालेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, पक्षपात वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन फिर भी ना कहो बाई चांस हो भी जाता हो, कौन हम वहां पे देखने जाता है, लेकिन मेरे अनुसार जहां तक कहने से तात्पर्य है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये यार प्रॉपरली एक प्रकार से बोले तो पक्षपात नहीं करते हैं मेरे अनुसार में। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में और याद रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन नाम सुना होगा, संयुक्त अधिवेशन इसका भी जिक्र अनुच्छेद 108 में किया गया है, वहां पे हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी अध्यक्ष महोदय ही करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन से तात्पर्य यही है कि कभी कभार कुछ हमारे विधेयक ऐसे होते हैं जो दोनों सदनों को मिला करके राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और दोनों सदनों के मध्य में एक ही प्रस्ताव हमारे पारित किया जाता है। तो इस संदर्भ में जो उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे ये अधिकार भी लोकसभा के अध्यक्ष को ही प्राप्त है, ना कि राज्यसभा के सभापति को। ये क्यों प्राप्त है? एक तो यार हम लोग ये जान सकते हैं कि सरकार यहीं से बनती है तो लोकसभा वैसे ही पावरफुल है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सदस्यों की संख्या भी ज्यादा है, जिस कारणवश इनका पलड़ा एक प्रकार से बोले तो भारी हो जाता है। इसी कारणवश अध्यक्ष महोदय के पावर ज्यादा शक्ति हो जाती है राज्यसभा के सभापति के अपेक्षा में। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी कौन करेगा? ये अध्यक्ष महोदय करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष हमारे करते हैं। ठीक है, ये हमारी कई सारी चीजें हैं और भी इसमें एक चीज और याद रखिएगा नोट पॉइंट के तौर पे, ये याद रखिएगा कि अगर किसी भी संसद के व्यक्ति को अर्थात कोई सांसद अगर विदेश दौरा में जाता है तो वो लोकसभा के अध्यक्ष से स्वीकृति लेगा। ठीक है, ये याद रखना। और अगर किसी मंत्री को जाना है तो वो फिर राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। इन दोनों तथ्यों में पकड़ बना करके रखनी है हमको। ठीक है, अगर मंत्री कोई जाएगा तो वो राष्ट्रपति से अनुमति लेगा या उनकी स्वीकृति पे जाएगा, और यदि कोई सांसद गया तो वो लोकसभा के अध्यक्ष से। ठीक है, और एक नोट पॉइंट और डाल दीजिएगा कि यहाँ पे जो दल बदल है, दल बदल एक प्रकार से ये कानून टाइप में होता है जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पर भी अध्यक्ष महोदय हमारे क्या कर सकते हैं? दल बदल की अध्यक्षता करते हैं या इस पे कानून बनाते हैं। दल बदल क्या होता है ये आगे प्रावधानित है, तो वहां पे हम सारी चीजें करेंगे। ठीक है, एक टाइप में ये सांसदों की अयोग्यता है, योग्यता है। एक प्रकार से बोले सांसद की, किसी भी सांसद की जो भी हमारी सामान्य योग्यताएं होंगी उसके संदर्भ में हमारा जो कानून हमारा बनाएगा वो राष्ट्रपति महोदय बनाएंगे। और यदि किसी भी सांसद का अगर दल बदल से रिलेटेड कोई सिस्टम होता है तो अध्यक्ष महोदय उस पे अधिकार अध्यक्ष महोदय का होता है, या फिर उसकी अध्यक्षता या उस पर जो कानून बनाएंगे वो हमारा दल बदल पर अध्यक्ष महोदय बनाएंगे। और किसके सिफारिश पे बनाएंगे? तो दोनों की सिफारिश हमारे निर्वाचन आयोग करेगा, या केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो होगा वो ये चीज बोलेगा कि ये जो सांसद है इसके जो सामान्य तौर से जो योग्यताएं हैं वो इस प्रकार की योग्यताएं नहीं है, तो राष्ट्रपति महोदय उस पे जो भी सारा सिस्टम होगा राष्ट्रपति महोदय का होगा। और यदि दल बदल पर कोई कानून बनता है किसी सांसद या मंत्री पे तो वो फिर निर्वाचन आयोग की सिफारिश पे अध्यक्ष महोदय उस पर कार्यवाही करते हैं। ठीक है, फिलहाल में
ये थे हमारे संसद के अधिकारियों के संदर्भ में। और ये जो महासचिव होते हैं, ये महासचिव बेसिकली सचिवालय से रिलेटेड होते हैं, जो कि सचिव के संदर्भ में है। तो आगे हम लोग 98 में प्रावधान है वहां पे बात कर लेंगे। फिलहाल में इतनी सारी चीजें हमको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो फिलहाल में ये थी हमारी आज की संसद से रिलेटेड जो भी सारे हमारे अनुच्छेद से उनके अधिकारियों के संदर्भ में। 89 से हम लोगों ने 93 तक की बातों को आसानी पूर्वक, 97 तक की बातों को हम लोगों ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है, ठीक है। इसके पश्चात में हम 98 से अपनी बातों को आपके समक्ष रखेंगे, जो कि भारतीय संविधान में बड़े ही बेहतरीन तरीके से प्रावधानित है, ठीक है। तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी तनिक भी अगर हेल्प होती है इस क्लास से आपको, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, ठीक है। बाकी मिलेंगे इसी इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में किसी नए चैप्टर पे या किसी नए अनुच्छेद के साथ में। तब तक के लिए जहां भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लाइफ अपनी एंजॉय करते रहें, व्यस्त रहें। तब तक के लिए जय हिंद।